तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों वन शॉट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो बहुत अच्छे से बहुत ही सिस्टमैटिक वे में समझ में आएगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि वन शॉट वीडियो वो वीडियो होता है जो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो मैंने डिटेल वीडियोज़ तो ऑलरेडी यूट्यूब पे इस टॉपिक के पूरे बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लो। और उसके बाद अगर आप समझो एग्जाम के जस्ट पास में पहुंचे हुए हो तो भाई वन शॉट वीडियो की बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो फाइनली वन शॉट, और इंजीनियरिंग में वन शॉट वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पूरे के पूरे टॉपिक्स दोस्तों यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो हमारा फर्स्ट इसके पहले वाला जो लेसन था उसका वन शॉट वीडियो दोस्तों बहुत सारे अराउंड 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, बहुत पसंद किया। तो वैसा वीडियो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ही बनाऊँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसका वन शॉट वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेरे इस मेहनत को प्यार बहुत दिखाना, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए। तो मैं आगे ऐसी ट्रिपल इंटीग्रेशन, बाद में डबल इंटीग्रेशन, ऐसे हर एक लेसन की वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिससे आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी हो। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, SPPU का क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों, और बाटू का। और अगर आप बाहर के अलग यूनिवर्सिटी से हो तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपका सिलेबस जिससे मैच हो रहा है 90% मैच हो रहा है, 70% मैच हो रहा है, तो आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। और क्रैश कोर्स का लिंक दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। चलो वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। d/dx मतलब d होता है d²y/dx², मतलब यहाँ पे d² y होगा, यहाँ पे देखो d³ y होगा, यहाँ पे d⁴y होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट राउंड में आपको होना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कि अगर समझो इस तरह से आपको हायर ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में यहाँ पे अगर समझो कोई ना कोई वैल्यू दिया रहा, कुछ ना कुछ, जैसे e⁻x दिया रहा, x² दिया रहा, तो समझ जाना कि उस क्वेश्चन में आपको CF और PI दोनों फाइंड आउट करना है। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ये दोनों मैं अभी सिखाऊंगा आपको। बस आप ये समझ जाओ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया और इक्वल टू में यहाँ पे आपको अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दिया तो समझ जाना सर इस क्वेश्चन में मुझे CF और PI दोनों निकालना है। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से अच्छे से यहाँ पे देखोगे दोस्तों, अगर 0 लिखा रहा तो इस क्वेश्चन में ओनली आपको CF निकालना है, PI निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको तुरंत मुझे बताने आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ इसमें हम CF निकालेंगे PI, आप तुरंत बताओगे सर यहाँ पे इक्वल टू 0 है सर, बस CF निकालेंगे सर। भाई इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा स्टडी करना है कि हमें सभी चीज़ें समझ में आए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वन शॉट वीडियो है तो इसलिए मुझे जल्दी कवर कराना है, तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो अराउंड मेरा 40 मिनट से ज़्यादा यूट्यूब पे भी लेक्चर है, एप्लीकेशन पे भी आप जाके देखोगे तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर है। बट यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ क्विक रिवीजन में करा रहा हूँ। देखो इसके टोटल 4 टाइप्स होते हैं। अगर ये 4 टाइप्स आपके कवर हो गए तो समझ जाना 5 to 6 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। अगर आप क्वेश्चन को पूरा का पूरा नहीं सॉल्व कर रहे, CF भी निकाल दे रहे तो 5 to 6 मार्क्स आपके हाथ में। जैसे यहाँ पे पहला टाइप है दोस्तों रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसको आप रियल एंड डिफरेंट भी बोल सकते हो, रियल एंड रिपीटेड भी बोल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इमेजनरी मतलब इसमें आएगा, और डिस्टिंक्ट है, और दोस्तों ये इमेजनरी एंड रिपीटेड है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर ये रियल और डिस्टिंक्ट? रियल और डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे दोस्तों सब अलग अलग दिखाई देंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कोई भी नंबर्स आए तो आप समझ जाना CF का फर्स्ट टाइप। रियल एंड रिपीटेड, यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उसके अंदर कोई ना कोई नंबर्स रिपीट होगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 रिपीट हो गया है, याद हो गया सर, समझ में आ गया। इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट में दोस्तों I दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको I दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको नंबर्स दिखाई देंगे। बट जैसे यहाँ पे देखो 2 + -3i दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों रिपीटेड है, तो देखो 2+ यहाँ पे +-3i, यहाँ पे 2 + -3i 2 बार रिपीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो रिपीट हो रहा है। तो आप समझ जाना ये रिपीटेड टाइप है। अब इसके अगर मुझे CF निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखो फर्स्ट वाले टाइप का CF निकालना बहुत ईजी है। C1 लिखो, इसके लिए C2 लिखो, इसके लिए CT लिखो, और सबके पीछे दोस्तों e⁻x लगा दो। देखो e⁻x × 1, x के साथ आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 × x x होता है। देखो x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x आएगा। अगर इन केस अगर समझो वहाँ पे ऐसा होता 3 होता, 5 होता, 9 होता, तो आप क्या बनाते? डायरेक्ट C1 e⁻3x, C2 e⁻5x। अगर समझो ये -9 होता, C3 e⁻−9x हो गया। सर फर्स्ट टाइप हो गया, मजा आ गया।
दूसरा है रियल एंड रिपीटेड। रियल एंड रिपीटेड में दोस्तों ये देखो, ये फर्स्ट 1 है, ये 3 and 3 है, मतलब रिपीट हुआ है। तो रिपीट वाले में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो C1 e⁻1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x, और ये दोनों के लिए दोस्तों C2 और C3 आएगा। तो देखो C2 लिख रहा हूँ, C3 लिख रहा हूँ, और हमेशा याद रखना जब दोनों रिपीट हो रहे हैं तो साथ में लिखना होता है। और इसमें से किसी एक को आप x ले लो, किसी को भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड को, और फिर इसका साथ में ही आपको e⁻x लिखना है, और उसके आगे क्या आएगा दोस्तों 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये आपको एक पता हो गया। देखो मैंने यहाँ पे इसका CF लिखा, सर रिपीटेड का भी आ गया। अब रिपीटेड के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोनों का, ये दोनों के लिए भी स्पेशल फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो 2 + 3 आया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर कभी भी डेटा आपको दिखाई दे तो इसमें से एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ D = अगर समझो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 ± 9 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये पहला वाला 3। बीटा का वैल्यू कौन सा होगा दोस्तों, ये 9। तो ये दो चीज़ आपको पहला क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ सर अल्फा और बीटा समझ में आए। अब अल्फा और बीटा समझ में आया तो आपको फॉर्मूला है दोस्तों e⁻x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C1 cos βx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C2 sin βx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब बस क्या करना है, बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो और अल्फा वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो, हो गया काम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 3 है, अल्फा 2 है, बीटा 3 है। e⁻x, अल्फा की जगह देखो 2 आया, C1 cos बीटा का वैल्यू 3, C2 sin बीटा का वैल्यू 3, हो गया काम। तो इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको CF बनाने आ रहा है। अब दोस्तों देखो, ये अगर सपोज जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में दिखाई दे और साथ में दोस्तों साथ में रिपीट हो, देखो ये एक फर्स्ट पार्ट है, ये देखो ये सेकंड पार्ट, मतलब रिपीट हो रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट रिपीट हो रहा है। तो इसमें से अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 है, सेम फॉर्मूला आएगा। अगर यहाँ पे टोटल टर्म देखोगे 1 2 3 4, तो C1 C2 C3 C4। तो आप क्या लिखोगे, पहले ये दोनों का प्लस लेना है, देखो C1 C2, साथ में आपको x लेना है, फिर ये दोनों का प्लस लेना है C2 C3 C4, साथ में x लेना है। आपको पता है इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, cos βx, cos बीटा का वैल्यू क्या है, cos 3x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा sin βx, sin 3x आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है e⁻, तो कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, C1 C2 C3 C4, इसमें से दोनों में से किसी एक को x ले लो, इसमें भी x ले लो। साथ में दोस्तों यहाँ पे cos बीटा sin बीटा जैसे इसमें था e⁻x, तो यहाँ पे e⁻2x आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी चीज़ें मैंने फास्ट रिवाइज कराया है, अगर आप ध्यान से अच्छे से, अगर इतनी चीज़ें 7 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा कवर किया CF को, तो आप यहाँ तक आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आया, 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे, सब में आपको 2-2 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपका यहाँ पे देखो, अब मैं रैंडमली आपसे प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूँ कि आपको समझाए कि नहीं। प्लीज़ आप वीडियो को यहीं पे रोक लो। अगर आप 1 शॉट फॉर्म में वीडियो देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो अब प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे रोक लो। सबसे पहले आप एक क्विक रिवीजन पूरा का पूरा कर लो। हाँ, टाइप 1 में क्या था, टाइप 2 में क्या था, टाइप 3 में क्या था, टाइप 4 में क्या था। क्रैश कोर्स में दोस्तों हम इसी तरह से बहुत अच्छे से हर बच्चे से, देखो मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, हर बच्चों से वहाँ पूछता हूँ। तो ये एक बेनिफिट है लाइव क्रैश कोर्स का। वहाँ मैं पूछता हूँ तो बच्चा बताता है यस सर, हाँ इसका ये आएगा। तो इससे आप एक बहुत ही अच्छे से आपका एक जैसे प्रिपरेशन हो रहा है, आराम से घर बैठे ऑफलाइन वाला फीलिंग मिलता है आपको। तो ये आपका एक पूरा का पूरा। तो अगर आप YouTube पे भी अभी देख रहे हो तो आप ऐसे मेहनत कर सकते हो फटाफट। हाँ, अभी ये कोई नंबर्स में दे रहा हूँ, बताओ ये कौन से टाइप का है। हाँ सर, ये रिपीट हुआ है सर, टाइप 2 है सर। सर बहुत ईजी है सर, C1 e⁻2x लिखूंगा और ये दोनों रिपीट है तो इसके लिए C2, एक सेकेंड, इसके लिए C2, इसके लिए C3, यहाँ पे x, और इसका e⁻2 क्या आएगा दोस्तों 5x, हो गया। अगर सपोज दोस्तों ऐसा आया d = +-2 आया है, तो d = अगर +-2 आया है तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, d = यहाँ पे मैं देखो 0 लिख रहा हूँ, +-2 आया, तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 0 है, बीटा का वैल्यू 2 है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है, CF का फॉर्मूला याद है, ये देखो ये थर्ड वाला टाइप है। तो e⁻αx C1 cos βx + C2 sin βx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो CF अगर मैं इसका निकालने जाऊँ तो e⁻, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 × x, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, 0 × x 0 और e⁻0 मतलब 1। तो जब भी ये 0 हो तो ये पार्ट लिखा ही मत करो, डायरेक्ट आप यहाँ से लिखो C1 cos बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 2x, और यहाँ पे C2 sin 2x, हो गया। पूरा का पूरा पार्ट आपका रिवाइज हो गया। अब दोस्तों इस तरह से अगर आप
मेरे क्रैश कोर्स को जाके लेते हो तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कराया है। ये देखो अलग अलग एग्जांपल्स का मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराया है। हाँ, ये वाला पार्ट जो है वो आपका कैल्सी से नहीं निकल पाएगा, तो ये भी मैंने उसमें बताया। हाँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे पीआई दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये जो स्लाइड है इसको आराम से अगर आप देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पीआई के जितने टाइप से 6 से 7 टाइप से आपका पूरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पीआई का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 आपको पता है दोस्तों, जब राइट हैंड साइड में अगर 0 आता है तो बस अपन CF निकालते हैं, तो ये तो आपका डन है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा टाइप है दोस्तों, टाइप नंबर 2। देखो यहाँ पे ये देखो, ये वन शॉट वीडियोस में, क्रैश कोर्स में ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये वन शॉट वीडियो आप देख रहे हो तो इसका यही बेनिफिट है कि आप पूरा लेसन का ओवरव्यू एक ही जगह पे मिल जाता है आपको। नहीं तो फिर अगर आप डिटेल लेक्चर्स देखोगे तो 1-1-1-1 पार्ट रहता है, फिर थोड़ा सा पीछे का पार्ट आपका कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप पूरा डिटेल देख के अगर वन शॉट देखते हो, या तो लास्ट टाइम पे अगर आपने अभी समझो कल एग्जाम है या 1 घंटे के बाद आपका एग्जाम है, ये देख ले रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम टाइप 2 को हम हमेशा एक्सपोनेंशियल वाला टाइप बोलते हैं, जिसमें हम e⁻x दिखाई देता है राइट हैंड साइड में। ये कैपिटल X मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, मतलब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहता है राइट हैंड साइड में 0 आया तो कैपिटल X की जगह पे हमने 0 रखा, तो वो हमें पता है कि बस उसमें हम CF निकालते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर राइट हैंड साइड में e⁻x का कोई टर्म आया, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा फंक्शन दिया और इक्वल टू e⁻3x लिखा है, तो समझ जाना ये टाइप 2 का सम है। और टाइप 2 के सम में दोस्तों हम D की जगह पे A पुट करते हैं। बस अभी तक ये याद रखो, सम जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। D की जगह पे क्या पुट करेंगे, A, याद रखो दिमाग में। टाइप 3 का जो सम होता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सम बोलते हैं, जिसमें हम मोस्टली 2 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको दिखाई देंगे, sin AX और cos AX, मतलब sin 3x cos 4x, ऐसे अलग अलग वैल्यूज दिखाई देंगे, जहाँ पे d² की जगह पे हम d की जगह पे नहीं, d² की जगह पे -a² पुट करेंगे। इन केस जैसे यहाँ पे अगर समझो ऐसा आ गया sin 4x, तो बताओ d² की जगह पे क्या पुट करोगे, d² की जगह पे 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, -16 पुट करेंगे, ये याद रखना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तीनों टाइप आपके दिमाग में बैठ गया। टाइप नंबर 1 0 होगा, टाइप नंबर 2 A पुट करेंगे, e⁻ एक्सपोनेंशियल वाला टाइप आएगा। टाइप नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है, जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, d² की जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, -a²। अब दोस्तों टाइप नंबर 4 को मैं हमेशा अलजेब्रिक बोलता हूँ। अलजेब्रिक मतलब जहाँ पे x आएगा, देखो यहाँ पे x² अगर आया, क्वेश्चन में x³ आया, x⁻4 आया, वैसे तो x⁻4 तक नहीं आता, क्यूब तक लास्ट आता है। अगर कुछ भी आया तो आप समझ जाना भाई ये टाइप नंबर 4 है। और इसमें हम ये 2 फॉर्मूला लेते हैं, जिसके अंदर से मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं इसी फॉर्मूले में काम कर देता हूँ, आपको दूसरे में आने की भी ज़रूरत नहीं है। बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, बट मेरे हर एक सम में मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो 1 + x⁻⁻ 1 है, तो दोस्तों क्या आएगा, पहला 1 लिखूंगा, फिर x लिखूंगा, फिर x² लिखूंगा, फिर x³ लिखूंगा। 1 है, x है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x का क्यूब है। और दोस्तों यहाँ प्लस माइनस है, तो पहला साइन क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर अल्टरनेट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, याद हो गया। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है। इसमें पहला वाला टर्म हम कोशिश करेंगे 1 बनाने के लिए, सब समझाऊंगा। टाइप नंबर 5 की ओर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हम x, अब देखो टाइप नंबर 1 पता है x = 0 होता है, टाइप नंबर 2 एक्सपोनेंशियल, टाइप नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, टाइप नंबर 4 अलजेब्रिक, जैसे x है, x² x³ आया। और टाइप नंबर जो 5th and 6th है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन वाले। यहाँ पे क्या होगा पता है, एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लीकेशन होगा, किसके साथ होगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हो सकता है, यहाँ पे अलजेब्रिक के साथ हो सकता है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन टाइप नंबर 3 के साथ हो सकता है, टाइप नंबर 4 के साथ हो सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप है, तो हमेशा याद रखना टाइप नंबर 5th and 6th मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और यहाँ पे v जो है दोस्तों, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी आ सकता है। तो इस टाइप में कहीं पे भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई दिया मल्टीप्लाई में, तो समझ जाना कि वहाँ पे हमें d की जगह पे a नहीं पुट करना है, d की जगह पे d+a पुट करना है। जब एक्सपोनेंशियल अकेला दिखाई दे तो आपको ये पुट करना है। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों आपका टाइप नंबर 6, जिसको मैं डिफरेंट नेमिंग देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होते टाइम, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये टाइप नंबर 6 में, तो ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन होते टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन है पर ये डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा x⁻², मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ।
अलजेब्रिक का मल्टीप्लिकेशन ये किसके साथ है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक। मल्टीप्लिकेशन दो है अपने पास, एक तो आपको पता चल एक्सपोनेंशियल है और दूसरा समझ जाना ये आएगा। और मोस्टली यहाँ पे एक्स वाले टाइप का आपको सम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, जिसका डायरेक्ट पीआई आप इस तरह से निकाल सकते हो। एक्स यहाँ पे एफ ऑफ डी, अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा एफ ऑफ डी क्या होता है, एफ डैश डी है दोस्तों, यहाँ पे एफ ऑफ डी है, यहाँ पे एफ ऑफ डी इंटू वी, वी मतलब जो एक्स के बाद जो पार्ट आएगा वो। अब यहाँ पे कुछ मैं स्पेशल केसेस देता हूँ, ये शायद ही आपको मिले। स्पेशल केस में आपको क्या करना होता है दोस्तों, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, अगर समझो एक्स की जगह पे के आया, अगर समझो एक्स की जगह पे के आया कांस्टेंट, जैसे अभी मैंने बोला ना e⁻³ है, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया, समझो 8 आया, तो कांस्टेंट आया तो हमेशा डी की जगह पे 0 पुट करना है, स्पेशल केस है। अगर समझो वहाँ पे a⁻x है, समझो ऐसा कोई सम आ गया 5⁻x, सब क्या पुट करेंगे, तो डायरेक्ट आपको बोला डी की जगह पे log a पुट करो। एक्चुअली ये जो टाइप है दोस्तों e⁻x वाला ही टाइप है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिया। अगर कहीं पे अगर समझो a⁻x दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप d इक्वल टू डायरेक्ट -log a पुट करो डायरेक्ट। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अपने दिमाग में क्या करना है दोस्तों, बिठा लेना। अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका सब टेंशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और टाइप आता है दोस्तों, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पर अभी वीडियो को रोक दो, सभी टाइप को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब ये कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज है जिनकी रिक्वायरमेंट लगेगी। कहीं पर भी अगर समझो 1/d लिखा है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझना है आपको, मतलब 1/d अगर कहीं पर लिखा है, जैसे ऐसा लिखा है 1/d, यहाँ पे साइन x लिखा है और यहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो समझ जाना इसको हम इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ साइन x रखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना सम में। कहीं पे दोस्तों अगर आपको देखो 5 + 6d लिखा है तो हमें क्या करना है, उसको कॉन्जुगेट लेना है, मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइन। sin² थीटा कहीं पे दिखाई दिया तो आपको ये लेना है 1 - cos² θ/2। cos² दिखाई दिया तो ये आपको लेना है। cos hx दिखाई दिया तो इसका मतलब ये लेना है। sin cos h2x दिखाई दिया तो देखो यहाँ पे x है तो xx आया, 2x है तो 2x आया। अगर समझो यहाँ पे साइन है तो बीच में बस माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो अगर मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस लूँगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जो y के पहले होता है। तो देखो मैं यहाँ पे d³ लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2d² लिख रहा हूँ, यहाँ पे -5d लिख रहा हूँ, +6 = 0। अब दोस्तों आप अपने कैलसी से d का वैल्यू निकाल सकते हो। अब दोस्तों देखो सबसे पहला तो आपको ये पता रहना चाहिए कि राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है, मतलब ये टाइप 1 का सम नहीं है। अब देखो मैं कैलसी में जा रहा हूँ, मॉड में जा रहा हूँ, फाई में जा रहा हूँ, और फाई के बाद दोस्तों मैं किस में जा रहा हूँ पता है, क्यूब वाला इक्वेशन है, तो मैं डायरेक्ट 4 में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे d³ के आगे दोस्तों कुछ नहीं है 1 लिखूंगा, d² के आगे दोस्तों -2 लिखूंगा, d के आगे दोस्तों -5 लिखूंगा और दोस्तों यहाँ पे 6। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है, d का आंसर जो मुझे मिल रहा है -2, 3 और दोस्तों 1, ये हमें हमारे कैलसी में आंसर मिला। अब ये कैलसी में आंसर मिला तो आप तुरंत CF मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो CF आपका बहुत अच्छे से है। अब तुरंत आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, CF अगर आपको कवर करना है तो आपको बताओ ये कौन से टाइप का सम है, रियल नंबर्स है, सभी डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले C1 ले लो e⁻²x, C2 ले लो e⁻3x, C3 ले लो e⁻x। तो दोस्तों ये अपना पूरा का पूरा CF हो गया। अब ये पूरा का पूरा CF होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, CF तो हो गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम PI भी निकालेंगे। मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस में जब राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज लिखा रहता है तो PI निकालना। PI के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं, टोटल 6 टाइप्स। अब 6 टाइप्स में से पहले देखो PI को लिखते कैसे हैं, यही आपका f ऑफ d है दोस्तों, ये जो दिखता है ना यही आपका f ऑफ d है। तो f ऑफ d यहाँ पे लिखो d³ 2d² -5d और +6 इनटू यहाँ पे जो टर्म है दोस्तों e⁻3x +8। अब देखो दोस्तों ये प्लस है तो मैं क्या करूँगा 1/, देखो यहाँ पे d³ है, 2d² है, -5d है, +6 है, ये e⁻3x एक बार यहाँ लिखूँगा प्लस, और फिर ये पूरा का पूरा टर्म अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d³ -2d² -5d +6, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 8 से। जस्ट मैंने ये दोनों को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आपको समझा। अब यहाँ तक समझने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसको आगे मैं सॉल्व करूँ। हाँ, अब देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे e⁻² दोस्तों क्या लिखा है 3x लिखा है, और समथिंग यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है। हाँ
अब आपको तुरंत टाइप पे जाना है, टाइप याद करना कि भाई ये कौन से टाइप का सम है। चलो बताओ फटाक से ये कौन से टाइप का सम है। जब ई रेस टू ए एक्स आपको दिखाई दे, तो अभी भाई थोड़ी देर पहले ही बोला था ई रेस टू एक्स दिखाई दे, तो ये कौन से टाइप का सम है दोस्तों, ये टाइप 2 का सम है दोस्तों। देखो ये देखो टाइप 2 का ई रेस टू एक्स दिखाई देगा तो टाइप 2 का सम है। तो हमें ये तो पता है यार ये टाइप 2 का सम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे टाइप 2 वाला रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं डी की जगह पे ए पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे आप ए पुट करो। डी जहाँ जहाँ पे दोस्तों डी की जगह पे आप क्या पुट करोगे ए मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो x के आगे जो रहता है वो a है, यहाँ पे 3 है। अगर -3 रहता तो आप -3 पुट करते, 3 है। तो जहाँ जहाँ पे डी है इसको डायरेक्ट पुट नहीं करना, एक बार कैल्सी में देख लेना। बस आपका आंसर यहाँ पुट करते टाइम 0 नहीं आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 आया तो आप पुटिंग नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे पता है, इस वाले पार्ट का एक बार डेरिवेटिव लोगे और फिर पुटिंग करोगे। और जब डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर आपको x से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। ये हमेशा रूल, हमेशा ट्रिग्नो में भी यही रूल अप्लाई करना। अब देखो मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, तो 3 का क्यूब -2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों +6। तो फाइनली दोस्तों जैसे ही मैंने पुट किया बहुत ही दुख हुआ, आंसर 0 आ रहा है। अब अगर आंसर 0 आ रहा है तो मतलब ये नहीं चल पाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है। देखो डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब आपको पता है 3x स्क्वायर होता है, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा 3d स्क्वायर होगा। तो दोस्तों मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3d स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी स्क्वायर का 2x स्क्वायर का 2x होता है, तो वैसे डी स्क्वायर का 2d आएगा, 2d 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4d हो जाएगा। और ये क्या आएगा दोस्तों -5 और यहाँ पे 0। और हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, x से। ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आगे आप सॉल्व कर सकते हो, फिर से आप पुटिंग करोगे। अब देखो ये जब भी अगर अकेला कांस्टेंट आता है तो मैंने स्पेशल केस आपको दिया था, कुछ याद करो। देखो यहाँ पे स्पेशल केस दिया था, इसमें कुछ झमेला करना ही नहीं था। स्पेशल केस अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट दिखाई दिया तो 0 पुट करो। अगर वही आप जाके अपने बुक में चेक करोगे तो वो ई रेस टू 0x लेते हैं, पर उतना मत लो ना यार। डायरेक्ट कांस्टेंट दिखाई दिया, डायरेक्ट जी के ऊपर 0 पुट करो। पर यहाँ पे भी चेक कर लो, अगर 0 पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ रहा है तो फिर से डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना होगा। तो पुट करता हूँ 0, यहाँ पे 0 पुट करूँगा, ये 0 ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। लास्ट में अपने को 6 बच रहा है, मतलब नीचे 0 नहीं आ रहा है, मतलब अपन पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट हो गया। अब देखो ये वाले केस में अभी तक ये सॉल्व नहीं है, तो इसको फिर से मैं 3 पुट करूँगा। अगर फिर से 0 आ रहा होगा फिर से डेरिवेटिव लूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ d की जगह पे 3, तो देखो 3 का स्क्वायर -4 3 और -5। तो फाइनली दोस्तों आंसर 10 आ रहा है। तो मतलब ये x ऐसे ही रहेगा, ये ई रेस टू 3x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे d पुट करने पे आंसर हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 10, और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे दोस्तों 6 है। फाइनली अगर मैं इसको करूँगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा। तो फाइनली दोस्तों ये x है, ई रेस टू 3x है अपॉन ये 10 है, ये दोस्तों क्या है 4 और 3। तो फाइनली हमें यहाँ पे किसका आंसर मिल गया दोस्तों, पी का। अब पी का यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। तो आपको मैंने बोला कि फाइनल सॉल्यूशन क्या आता है दोस्तों, y इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों CF, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों PI। व्हाट इज CF? CF क्या है दोस्तों, C1 e रेस टू -2x प्लस C2 e रेस टू 3x प्लस C3 e रेस टू x प्लस PI क्या है दोस्तों x e रेस टू 3x अपॉन 10 प्लस 4/3। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखो ये 1 शॉट वीडियो है, तो पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, पर मैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट ले रहा हूँ। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो आपको पता है, देखो इसका CF अब आपको निकालने आना चाहिए, आपको मैंने सिखाया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे PI निकाल रहा हूँ। 1 अपॉन हम क्या रखेंगे दोस्तों d स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2x। अब आपको एक चीज़ तो पता है यार, d स्क्वायर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हम d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, -a स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 0 आ रहा होगा तो मतलब आपको डेरिवेटिव लेके सम सॉल्व करना है। d स्क्वायर की जगह पे -a स्क्वायर, a मतलब यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 -4 प्लस 4 करूँगा, आंसर 0 आ रहा है। मतलब इसका डेरिवेटिव लूँगा, ये देखो cos 2x लिखूँगा, डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2d, और ऊपर x से मल्टीप्लाई करूँगा जब डेरिवेटिव लूँगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, और दोस्तों यहाँ पे 1/d है, और यहाँ पे cos 2x है।
अब देखो ये x/2 ऐसे ही है, 1/d मैंने आपको बोला था कि जब भी आया तो इंटीग्रेशन ले लिया करो और दोस्तों यहाँ पे dx लिया करो। तो अगर मैं अभी से सॉल्व करूँगा तो ये x/2 है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, sin 2x आएगा और नीचे दोस्तों 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे x इंटू साइन 2x और अपॉन दोस्तों क्या आएगा 4। तो देखो आपका पी आई कितना जल्दी मैंने निकाल दिया। तो जस्ट अगर आप अब सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई दोनों आएगा, जस्ट प्लस कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं ये देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में अगर समझो x आ रहा है, यहाँ पे अगर समझो अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो x अगर अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है तो आपने देखो यहाँ पे x रखा। अलजेब्रिक फंक्शन में हमेशा याद रखना कि हम फॉर्मूला कौन सा याद रखते थे, 1 + x⁻⁻1 वाला, तो अपना यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म को आगे ले लिया करो। अब फिर कॉमन लिया करो, देखो मैंने 2 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों 1 आया और ये पूरे के नीचे दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये मेरा सबसे बेस्ट फंडा है। फिर मैं ये देखो पूरा का पूरा स्टेप यहाँ पे रख रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे r⁻1 चाहिए फॉर्मूला के लिए। तो ये देखो मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिया, यहाँ पे 1 है पर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर आया तो -1 हो गया। तो देखो 1/2 ये अपना पहला 1 प्लस और ये समथिंग है, तो ये 1 प्लस ये पूरा का पूरा x हो गया। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला 1 + x⁻1, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अब देखो यहाँ पे जब अगर x है तो आप अप टू x तक ही लिखा करो, यहाँ पे x² है तो अप टू x² तक लिखा करो। तो देखो मैंने x लिखा है, अब देखो 1 मैंने लिखा, बीच का माइनस लिखा, x का वैल्यू जो था वो लिखा। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पे पर पहले स्टेप में ये 2 आप बाहर ले लिया करो 1/2। अब देखो मैं नेक्स्ट आगे की स्टेप पे आता हूँ, यहाँ पे देखो 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे d के अलग अलग वैल्यूज़ निकालो करो। d का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, x का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 1, x का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अगर मैं 1 को फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा 0, फिर ट्रिपल भी 0 आएगा। तो अगर मैं x इंटू 1 करूँगा x होगा, ये 1/2 ऐसे है। x का ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, और अगर मैं देखो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों 3, अब पहले ये देखो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू x/2 1/2, तो 1 2 2 जा क्या होगा 4 और यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली ये मेरा पी आई आ गया। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने देखो ये वाले सम्स, ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स मैंने क्रैश कोर्स में कवर कराए हैं। देखो ये मिक्सअप टाइप के सम्स है, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में कवर कराया बहुत ही शानदार तरीके से। देखो इस तरह के सम्स, मैंने बोला कि क्रैश कोर्स भी मैंने बहुत शानदार तरीके से पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है। और अगर आपसे नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कम से कम उसका रिकॉर्डेड भी ले लोगे तो सब सम फटाफट अगर आप चाहो तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा सम आप देखोगे, 1.5-2 घंटे में पूरा का पूरा लेसन। ऐसा नहीं कि बस लेसन की तरह कवर होना चाहिए, अच्छे से कवर हो जाएगा। हर एक टाइप के सम आपके पूरे के पूरे दोस्तों कवर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने हर टाइप कवर कराया है, हर एक टाइप अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने कवर कराया। अब देखो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसके ऊपर मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। तो ये देखो सिंपल सा इसका पूरा का पूरा स्टेप्स है, ये अगर आप याद कर लोगे तो यहाँ पे आपका काम खत्म। अब देखो यहाँ पे पहले आप d का वैल्यू निकालोगे, वो तो आपको पता है। उससे आप क्या निकालोगे दोस्तों CF जब आप निकालोगे तो दोस्तों C1 के साथ जो वैल्यू रहेगा उसको हम Y1 कंसिडर करेंगे, C2 के साथ जो वैल्यू रहेगा दोस्तों उसको Y2 कंसिडर करेंगे। इन केस अगर ऐसा मेरा CF है C1 sin x, C2 cos x, तो ये मेरा क्या है दोस्तों Y1 है। C2 के साथ जो वैल्यू है दोस्तों Y2 है। तो मैं Y1 लिखूंगा, Y2 लिखूंगा, दोनों का डेरिवेटिव निकालूंगा दोस्तों, Y1 का डेरिवेटिव, Y2 का डेरिवेटिव। नेक्स्ट मैं W निकालूंगा, W में डिटर्मिनेंट लूंगा Y1 Y2, Y1 डैश Y2 डैश, फिर ये W आ गया। फिर मैं U निकालूंगा और V निकालूंगा। U निकालना बहुत सिंपल है, WX Y आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी WX Y है। यहाँ पे दोस्तों U दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो U पहला वाला है तो यहाँ पे हम दूसरा वाला लेंगे Y। यहाँ पे V दूसरा है तो यहाँ पे पहला वाला Y लेंगे और पहले वाले को माइनस है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही 1 शॉट वीडियो सर बाकी के सभी टॉपिक्स पे बना दो तो भाई नीचे कमेंट करो, जितना कमेंट कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, फ्री में भी मैं आपको देखो इतना मेहनत करा के दे रहा हूँ। PI अगर आप देखोगे, PI अगर फिर ये इतना होने के दोस्तों फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या करोगे U Y1 प्लस V Y2। तो U को लेना है दोस्तों Y1 के साथ, V को लेना है दोस्तों Y2 के साथ। मतलब U तो है आपके पास U भी, U को Y1 से मल्टीप्लाई करो, V को Y2 से, फिर आपका सॉल्यूशन CF प्लस PI। ये पूरा का पूरा स्टेप्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सम्स, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आपको ये पूरा का पूरा सम सॉल्व करना है।
तो देखो यहाँ पे मैंने पहला ये देखो इसका डी स्क्वायर, डी एक्स को हम डी स्क्वायर बोलते हैं, और यहाँ पे y है, दोनों में से y बाहर निकाला, समथिंग ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ये वाले पार्ट को मैंने रखा, इसको मैंने कैल्सी में सॉल्व किया, प्लस माइनस आया, तो ये 0 हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 1, C1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस बीटा एक्स, मतलब यहाँ पे 1 रखा तो कॉस एक्स हो गया ये, तो हमारा y1 कॉस एक्स हो गया, साइन क्या हो गया दोस्तों, y2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस में, और यहाँ पे कॉस एक्स। फिर हम w निकालेंगे, जस्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, माइनस बीच का माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का आंसर 1 होता है। फाइनली दोस्तों फिर मैंने u निकाला, w एक्स वाई, w का वैल्यू मैंने 1 रखा, x का वैल्यू मतलब मैंने हमेशा बोला था जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहता है वो x का वैल्यू है, तो ये वाला वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे रख दिया, और इंटू यहाँ पे दोस्तों क्या है, y2 है, y2 क्या है दोस्तों अपना साइन x है। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया। अब आपको पता है दोस्तों सेक एक्स मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो देखो 1 अपॉन कॉस लिखा, फिर साइन अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों 10, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो यहाँ पे 10 दिखेगा, 10 इंटू 10, अब 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर माइनस 1 हम लेंगे, tan स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनली सेक स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, तो सेक स्क्वायर का आंसर क्या आएगा दोस्तों tan x, और 1 का क्या आएगा दोस्तों x, फिर ये माइनस साइन अंदर गया, अपने को u आ गया। अब v निकालते टाइम w x y1 लेंगे, जस्ट w का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रखो, y का वैल्यू रखो। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस कॉस कैंसिल 10, 10 का इंटीग्रेशन याद रखना, अगर आपको इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूले नहीं आ रहे होंगे पर ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये आपने पूरा का पूरा रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट प्लस करना है। अब देखो आपको पी आई मतलब पता है u(i1) v(y1) y2 ये रखा, ये अब देखो कॉस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है दोनों से, ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया, ये सी एफ है, और दोस्तों ये पी आई, दोनों को प्लस कर दो, आपका काम हो गया। तो ऐसे मैंने क्रैश कोर्स के अंदर देखो ये वाला भी सम सॉल्व करा है, क्रैश कोर्स के अंदर सोचो ये सब सम सॉल्व करा है, देन ये आप सॉल्व कर लोगे। देन दोस्तों देखो ये वाला पार्ट है, देखो ये भी मैंने सॉल्व करा है, देखो e x है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने सॉल्व किया। ये थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन मेथड वही है, इंटीग्रेशन थोड़ा अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सब जो पार्ट है दोस्तों मैंने डिटेल लेक्चर, इसमें से यूट्यूब पे 1-2 सम मैंने सॉल्व कराए हैं, पर अगर आपको ये पूरे सम का सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मेरे डिटेल लेक्चर्स में, क्योंकि जो क्रैश कोर्स ले रहा है उसको डिटेल लेक्चर्स भी मैं दे रहा हूँ, तो पूरे के पूरे आपको ये पार्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप आराम से ये पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। या तो मैंने अब सिखा दिया है तो आप डायरेक्ट भी ट्राई करो, पर अगर सॉल्व करना है तो वहाँ पे मिल जाएगा। बस ये सम आपको खुद से करना है, ये चारों के सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हाँ, बाद में दोस्तों ये होने के बाद एक सेकेंड, हाँ ये जैसे ही आपने कवर किया उसके बाद दोस्तों हमने डिफरेंट वाले टाइप का एक भी सम नहीं देखा था, तो यहाँ पे मैं बता दूँ डिफरेंट टाइप मतलब जहाँ पे मैंने बोला था कि x आएगा और x के साथ क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे v आएगा। तो यहाँ पे हम इस टाइप का अगर मुझे सम सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट आप ये जस्ट पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मज़े से ये पूरा का पूरा पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। सेम देखो ये डिफरेंट वाले टाइप के बाद एक स्पेशल केस के सम्स है, ये भी आपको इसके अंदर देखना है। अगर समझो ऐसा कोई आया कि जो कोई भी टाइप से रिलेट नहीं करता हो, तो उससे केस में हम क्या करेंगे, d+1 f(x) फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन है तो हम देखो f(x) सेम हमने रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये a है ना, तो यहाँ पे e(x) लिखेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे माइनस फॉर्म में रखेंगे। यहाँ पे अगर समझो इस फॉर्म में है तो ये वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट अंदर रखेंगे और जस्ट इसका अपोजिट बाहर रखेंगे। तो इस टाइप का मैंने 2 सम सॉल्व कराया है दोस्तों। तो ये देखो ये पहला सम है, ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया, देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू निकाला। अब देखो यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे d+1 है, अब ये किसी भी टाइप से मैच नहीं होता, e(x) होता तो e(x) वाले से मैच होता, तो किसी से नहीं मैच हो रहा था, यहाँ पे मैंने रखा। अब यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों देखो इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे +1 है तो e(x) है, उसका अपोजिट e(-x) है, और ये वाला पार्ट सेम रखा। फिर ये दोनों का इंटीग्रेशन निकाला, ये दोनों का इंटीग्रेशन दोस्तों e(x) आएगा, तो मैंने ये पूरा डिटेल में निकाला है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल में पूरा का पूरा। देन उसके बाद हमने पूरा का पूरा सम सॉल्व किया। ये देखो ये एक बहुत शानदार सम है, इसका भी सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको एक क्विक रिवीजन टाइप में आधे घंटे में बता दिया। यूट्यूब पे भी मेरे डिटेल लेक्चर्स, अगर आप टाइप वाइज, अब आपके दिमाग में पूरा का पूरा पार्ट आ गया तो आप टाइप वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन से भी जाके फटाक से ले सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही बाकी के लेक्चर्स के भी क्विक रिवीजन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में 1 शॉट वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने यहाँ पे जो चीज़ें बताई उससे आपका ये तो है कि 70% टॉपिक का आइडिया आ गया, बस अब आपको प्रैक्टिस करना है।
बस। तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। और नीचे याद से मुझे मोटिवेट करना जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बनाऊँ। जय हिंद।